आइए आज अपने चांद पर बात करेंगे। चंद्रमा। आप जानते हो कि भारत के 3 मिशन इस पर जा चुके हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड जो है, इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारा है और इसी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर लैंडर को उतारा है। अपने आप में ये बड़ी बात है, इतिहास रचा गया है। कुछ भी मतलब आप सोच नहीं सकते, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और विशेष रूप से इस मायने में भी कि इसके साथ साथ रशिया जैसा बड़ा देश चल रहा था लूना 25 के माध्यम से, लेकिन लूना 25 क्षतिग्रस्त हो गया। अब हमें बात करनी है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए, अकेला चंद्रयान 3 पर तो एग्जामिनर डिपेंड नहीं रहेगा। आपको पूरे चांद के बारे में पता होना चाहिए। चांद क्या होता है, कौन से उसमें धातु वगैरह है, किसका बना होता है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, और चांद का परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल वगैरह, वो सब पता होना चाहिए, तभी हम इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए चंद्रमा। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। चंद्रमा मोस्ट इंपोर्टेंट। आइए, कुछ चीजें हैं, फैक्ट है। जैसे हम कहें कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोग्राफी। चंद्रमा का जो अध्ययन है ये कहलाता है सेलेनोग्राफी। ध्यान रखना ये। और इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं फोसिल्स प्लेनेट। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। इसको फोसिल्स प्लेनेट कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है इसको, चंद्रमा। अब आप देखिए, मैंने आपको एक जगह ये भी बताया था कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, फोसिल्स स्टार किसको कहते हैं। बताइए, फोसिल्स स्टार किसको कहा जाता है। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। फोसिल्स स्टार किसको कहते हैं बताइए। श्वेत वामन तारा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। याद कीजिए, जब मैंने तारे का विकास करवाया था तब मैंने बताया था व्हाइट ड्वार्फ स्टार, ब्लैक ड्वार्फ स्टार, मैंने बताया था हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो आप ऐसे कीजिए, नहीं तो गड़बड़ी कर दोगे। छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, श्वेत वामन तारा, ये होता है, इसे कहते हैं जीवाश्म तारा, फोसिल्स स्टार कहते हैं इसको। फोसिल्स स्टार कहते हैं। ये जो बना होता है, ये ऑक्सीजन और सिलिकेट का बना होता है। ऑक्सीजन व सिलिकेट का बना होता है। सिलिकेट का बना होता है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको आंकड़ों के रूप में ध्यान रखनी है। जैसे इसकी पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ये याद रखना है।
क्योंकि अब ये डाटा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब पहले हो सकता है नहीं पूछा गया हो, क्योंकि चंद्रयान 3 जब उतरा है तो अपने आप में वो चीजें फिर आसपास आ जाती है, एग्जामिनर का ध्यान जाता है दूरी कितनी है भाई, उपभू क्या होता है, अपभू क्या होता है, ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखना आने वाले समय में जो भी आप एग्जाम होंगे इस क्लास को आप याद रखोगे, आप देखना चाहिए कि सर ने ये बात कही थी, क्योंकि पुराने पेपर यही बताते हैं। तो ये है 3.84 लाख किलोमीटर। 3.84 लाख किलोमीटर। 3.84 लाख किलोमीटर। चलिए अब आप देखिए, दो शब्द लेकर आ रहा हूं, औसत है, एवरेज है। इसका मतलब कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी। मतलब एक दूरी ऐसी भी होगी जो मिनिमम होगी, और एक दूरी ऐसी भी होगी मैक्सिमम होगी, तभी तो एवरेज निकलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए जैसे ये चांद है, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, ये चांद है, और ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ये क्या है, पृथ्वी। तो इतना आप जानते हो कि जो ये चांद है, मून जो है, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्लियर, ठीक है ना। ये पृथ्वी के चारों तरफ जब जैसे ये चक्कर लगा रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाएगी। हो सकती है ना, क्योंकि सीधा तो है नहीं, एंगल तो बने नहीं हुए हैं। तो ये वह स्थिति जिसमें चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती, लास्ट, मैक्सिमम, सर्वाधिक। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि मिनिमम होगी तो उसको क्या कहेंगे, और मैक्सिमम होगी तो उसको हम क्या कहेंगे। जो मिनिमम होगी उसको हम कहेंगे, इसको कहा जाता है पेरिजी, है ना, इसको पेरिजी कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं उपभू। और जो मैक्सिमम होगी इसको कहा जाता है एपोजी। एपोजी, आप इंग्लिश में ध्यान रखें इसको। और इसका हिंदी वर्ड होता है अपभू। अब ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछेगा, आपसे कहेगा एपोजी क्या है, ऑप्शन में क्या देगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की मिनिमम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मिनिमम दूरी, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी, ऐसे घुमा देगा पूरा आपको। ऐसे बहुत सारे शब्द लेकर आऊंगा मैं आगे, उपसौर, अपसौर, अपहेलियन, पेरीहेलियन, ये ध्यान रखने हैं आपने, ठीक है ना। ब्लू मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, ये सारे अब आपके एग्जाम के लिए तैयार हो गए हैं और आ चुके हैं। पहली बात, मेन बात ये है, ये आ चुके हैं, पुराने पेपर उठा के देखो, पूछे गए हैं इन पर। और अब क्या है, इनको क्या ताकत मिल गई, ठीक है, चंद्रयान 3 के कारण। तो बना लीजिए इसको, समझ गए ना सारी बात, डायग्राम से ही समझना है इसको। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा, थोड़ा इधर से, थोड़ा सा सर के, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सर, आराम से, कोई बात, आ जाइए इधर बैठ जाइए, हो जाएगा, जगह बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत
तो ये एपोजी पेरिजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। चले, आइए। अब देखिए, वैसे चंद्रमा की स्ट्रक्चर पे ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रक्चर भाई, कम से कम इतना जरूर पता हो कि इसमें लेयर कौन कौन सी है, बीच में कौन सी है, साइड में कौन सी है, ऐसे कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए। हेडिंग डाल दीजिए, चंद्रमा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मून। चंद्रमा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मून। ऐसे बनाइए इसको। सबसे बाहरी जो होती है, सबसे बाहर की तरफ जो है, ये होती है क्रस्ट। 3 लेयर है इसके, क्रस्ट। थोड़ा अंदर की तरफ जाओगे, आपको मिलेगी मेंटल। मेंटल। और अंदर की तरफ जाओगे, ये होगा कोर। हालांकि कोर कई लेयर्स में डिवाइड होता है, इनर और आउटर दोनों में होता है, 2 भागों में बांट देते हैं इसको। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर और आउटर कोर। चले, आइए अब देखिए, जब हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं तो इसी चंद्रमा पर आपको क्या है, एक पर्वत मिलेगा। इस तरीके से बना दीजिए, चंद्रमा पर एक पर्वत मिलेगा, और ये जो पर्वत है इसका नाम है, आपको ये ध्यान रखना है, लिबनिटज पर्वत। इसको लिबनिटज पर्वत कहते हैं। लिबनिटज पर्वत है। बहुत सारे पर्वत है चंद्रमा पर, कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने यही क्यों लिखाया, क्योंकि लिख दीजिए, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है ये।
चले आइए। अब आप देखिए, ऑब्वियसली बात है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है ना। इसको एन और एस में आप डिवाइड कर सकते हो। मेरा मेन टारगेट ये है साउथ पोल, ठीक है ना। मैं साउथ पोल की बात करूंगा और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी का मतलब पूरी, कोई किंतु परंतु ही नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि आप जानते हो कि इतिहास रच चुके हैं हम। ये जो है, यहां पर आप ऐसे कह सकते हो, ये है साउथ पोल, साउथ पोल। साउथ पोल है ये चंद्रमा का। अब देखिए, पहली बात तो इसका नेम क्या है। इसको कहते हैं डार्क साइड ऑफ, डार्क साइड ऑफ मून बोलते हैं। आपसे पूछ लेगा डार्क साइड ऑफ मून क्या है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करो, ये जो दक्षिणी ध्रुव है इसको ऐसे निकालो यहां से, फिर यहां हम 4-5 लाइनें लिखेंगे इसके बारे में, है ना। इसके नीचे नीचे लिखते जाए। इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं डार्क साइड ऑफ मून, डार्क साइड ऑफ मून बोलते हैं इसको। मेरी नजर में ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत हाईलाइट किया गया इसको, डार्क साइड ऑफ। चलिए अब लिखिए, इसमें खास क्या बात है। इसकी यदि हम खास बात करें तो एक तो यहां पर अंधेरा है, सूर्य की रोशनी नहीं। अब देखो, दिखाने को आपको लिखाता रहूंगा, चलता रहेगा, वो ड्रामा नहीं करना आप ने। सूर्य की रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि टेम्परेचर कैसा होगा। पहली बात तो कम या ज्यादा, कम, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा यहां पर पानी की खोज की जाएगी, आया था ना, कि हम पानी की खोज करेंगे। अब जोड़ दीजिए इसको इससे, जब टेम्परेचर कम है तो यहां बर्फ होगी, बर्फ होगी इसका मतलब पानी होगा। तो भारत यहां पर पानी की खोज करेगा। और भी कई चीजें हैं, वो लेकर आऊंगा, लिख दीजिए। इसमें विशेष क्या बात है, शॉर्ट लिखना है ना, कम शब्दों में। सूर्य की रोशनी नहीं है, अंधेरा ज्यादा है। अंधेरा ज्यादा है, और यहाँ का जो ताप भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लगभग -235 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने पढ़ा होगा। ये भी अब इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ जो टेम्परेचर है -235 डिग्री सेंटीग्रेड, -235 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि यहाँ पर ठोस रूप में पानी के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म बर्फ, लिख दीजिए। अर्थ लिखिए, यहां पर सॉलिड फॉर्म में पानी के पाए जाने की संभावना है। सॉलिड फॉर्म में पानी के पाए जाने की संभावना है। ठीक। अब आप देखिए, हमने पहले ही कहा कि चांद को हम जीवाश्म ग्रह कहते हैं, तो यहां पर जीवाश्म का खजाना है।
जीवाश्म मतलब फोसिल्स। फोसिल्स में जो इन्होंने बात कही है वो कही है हीलियम 3 की। और हीलियम का नाम आते ही आप समझ गए होंगे, ईंधन, फ्यूल। ठीक है ना, तो इस मामले में फ्यूल की खोज की जा सकती है। तो इसमें दूसरा लिख दीजिए, जीवाश्म का खजाना। जैसे हीलियम 3 के मिलने की संभावना, हीलियम 3 के मिलने की संभावना ईंधन में महत्वपूर्ण, ईंधन में महत्वपूर्ण। एक अंदाजा बताया गया है 2.5 लाख टन हीलियम लाया जा सकता है। लिख सकते हो यहां पर 2.5 लाख टन हीलियम 3 लाया जा सकता है। 2.5 लाख टन हीलियम 3 यहां से लाया जा सकता है। मैंने इसकी एक कीमत पढ़ी थी, 2.5 लाख टन ला सकते हो। 1 टन हीलियम $5 अरब के बराबर होता है। तो आप सोच लीजिए कितना महंगा है ये। ये तीसरा लिखिए, विशेष में तीसरा लिखो। अब ये तीसरा नॉर्मल है। मेन दो इसका जो थीम थी वो ये, दो मेन बिंदु यही है इसके। और तो देखिए वहां जब खोज करेंगे हो सकता है कुछ नई बातें मिले। तो इसमें तीसरा लिख दीजिए, यहां पर लोहा, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम, कैल्शियम के पाए जाने की संभावनाएं हैं। पाए जाने की संभावनाएं हैं। ठीक, चलिए अब आ जाइए। ये हो गए इसके साउथ पोल के बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया। और इस साउथ पोल पर लैंडर लेके जाने वाला, लैंडर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। उसकी बात आगे चलकर करेंगे अपने। हमने साउथ पोल जान लिया, बस आगे फिर एक पॉइंट में काम निकल जाएगा अपना। अब आ जाइए, स्ट्रक्चर हम इतने ही करेंगे। वापस आ जाइए चांद पर। मैं साउथ पोल को छोड़ चुका हूं, ध्यान रखना। वहां पर आप खड़े मत रहना, कहीं उसके नीचे लिखते फिरो। अब हम चांद पर वापस आ गए हैं, चंद्रमा पर वापस आ गए हैं। देखिए खास क्या बात है, अब देखो कैसे साइंस जुड़ेगी इसके साथ। आप जानते हो कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है चंद्रमा पर, वायुमंडल नहीं है। कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। ठीक है ना, ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा, प्रभाव क्या पड़ेगा, जो एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, लगभग वो सभी को आता है।
चलिए पहले तो ये बात करते हैं हम कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। देखिए 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इसका कारण ये बताया गया है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक होता है प्लाइन वेग। एस्केप वेलोसिटी। गुरुत्वाकर्षण बल तो आप जानते ही हो, कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है तो वह जिस बल के कारण होती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्लाइन वेग क्या होता है? यदि किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकें और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, वापस पृथ्वी पर ना आए, तो उसे हम प्लाइन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। आपने कभी नाम सुना होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लाइन वेग का फिजिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे अपने, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आता है कि प्लाइन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों फोर्स जो है, दोनों फोर्स नहीं मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और प्लाइन वेग, इनका मान यहाँ पर बहुत कम होता है। इस कारण से यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। लिख दीजिए, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल व प्लाइन वेग, गुरुत्वाकर्षण बल और प्लाइन वेग का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। अब आपने देखा होगा कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, आता है ना ये क्वेश्चन। उसका कारण क्या बताते हो? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो आज मुझे लगता है आपको यह भी पता लग गया कि वायुमंडल क्यों नहीं है। ठीक, लिख दीजिए एक लाइन से, यहां पे लिखो, इसी कारण से, इसी कारण से चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को, इसी कारण से चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देता है। आइए अब आ जाइए वापस चंद्रमा पर। देखिए मैंने आपको 2-3 काल बताए हैं। एक बताया मैंने आपको परिभ्रमण काल, ठीक है ना, इसको आप कह सकते हो रोटेशनल पीरियड। ठीक, एक होता है परिक्रमण काल। रिवोल्यूशनल पीरियड। देखिए चंद्रमा का क्या है, परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। वैसे लगभग बराबर बोलते हैं इसको, लेकिन आपकी किताबों में इसको बराबर ही लिखा है। ऐसा होता है कि जब यह अपने अक्ष पर गति करता है तो एक बार में उसको 29 दिन के बराबर समय लगता है पृथ्वी के, और वापस आता है तो 27 दिन लगता है। ऐसा सा कुछ दे रखा है, वहां जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से क्या कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 29 से 27 में। देखिए इसका जो एक माना गया है, जो मानक है, वो है 27.5 दिन, 27.5 दिन। 27.5 दिन, ठीक है, 27 दिन। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं 27 दिन 7 घंटे, ये भी होता है, ठीक है? आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 27 दिन
7 घंटे। मैं आपको स्पष्टीकरण लिखा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 27.5 पर गौर करें। अब ये जो है 27.5 दिन जो होता है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चंद्र दिवस। चंद्र दिवस इंग्लिश में कहते हैं ल्यूनर डे। ल्यूनर डे बोलते हैं। अब आप इतना तो मुझे लगता है जानते ही होंगे कि जो परिभ्रमण होता है वो एक्सिस पर मूवमेंट होती है, और जो परिक्रमण होता है वो पथ पर होता है। इस दिशा में यदि हम चांद को लेकर चलेंगे, तो यदि वह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो भी उतना, और अपनी अक्ष पर चक्कर लगाता है तो भी 27.5 दिन। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं चंद्र दिवस। बस आप इसको है ना ऐसे करो, थोड़ा सा स्पष्टीकरण लिख लो ताकि कोई आपको दिग्भ्रमित ना कर दे, इसलिए है। नहीं तो मेरे को भी तंग नहीं करोगे तुम लोग, इस कारण से नोट डाल के लिख लो यहां पर, आराम से लिखना। इसको लिखो, चंद्रमा का एक दिन, चंद्रमा का एक दिन, एक दिन पृथ्वी के, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, अंडरलाइन कर लो। चंद्रमा का एक दिन मतलब चंद्र दिवस, ठीक है ना। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट के बराबर होता है। बराबर होता है। और इतने ही समय में, इतने ही समय में, इतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर फिर ये तो 29.5 दिन हो गया, क्योंकि परिक्रमा करता है तो परिक्रमण काल हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ लिखा 27.5 दिन, लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? 29 दिन 12 घंटे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आगे वाली लाइन लिखना, उससे आपको क्लियर होगा। और इतने इस समय में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन लेकिन चंद्रमा को पूरी तरह, लेकिन चंद्रमा को पूरी तरह, चंद्रमा को पूरी तरह अपनी मूल स्थिति में आने में, चंद्रमा को पूरी तरह अपनी मूल स्थिति में आने के लिए, आने के लिए 27 दिन 7 घंटे का समय लगता है। मूल स्थिति में आने के लिए 27 दिन 7 घंटे का समय लगता है। समझ में आई जी बात सर? अब आप क्लियर हो गया होगा भी 27 दिन 29 दिन क्यों है। अब देखो एग्जामिनर होता है, ठीक है ना, उसकी अपनी थ्योरी होती है, वो आपसे कुछ भी कह सकता है। ठीक है, अब उन्होंने या एक्यूरेट कर लिया, 44 मिनट तक हमने पढ़ लिए। हो सकता है आपसे कहते हैं कि ल्यूनर डे कितने दिनों का होता है, पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में वो आपको ऑप्शन में 29 दिन दे दे। गलत नहीं है 29 दिन, समझे ना, गलत नहीं है ये 29 दिन। लेकिन जब वो 29 देगा तो 27 नहीं देगा, समझे ना। और यदि ऐसा दे दिया तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पूरा वो डिस्प्यूटेड हो जाएगा सारा मामला। क्योंकि हमारे सामने क्या है, दो बातें हैं। ठीक है, वो 29 दिन लगाता है, मैं लगभग बोल रहा हूं,
लेकिन मूल स्थिति में एडजस्ट होने में, ऐसे समझिए, उसको पूरी तरह एडजस्ट होने में 27 दिन लगते हैं। तो फिर इस कारण से चंद्र दिवस 27.5 दिन का, या ये जो आप लोगों ने बताया इतना है। समझ में आ गई बात सारी? तो कोई कंफ्यूजिंग मत रखना। अब बात आती है इससे क्या होगा। अब आप इतना तो जान गए होंगे कि अक्ष पर गति और पथ पर गति दोनों कैसी है, लगभग बराबर है। ये अक्ष पर गति और पथ पर गति दोनों बराबर है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही तल दिखाई देगा, हमेशा दूसरा तल नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? तो लिख दीजिए, यहां पे लिखो, इसी कारण से, यहां पे लिखो, इसी कारण से, इसी कारण से हमें चंद्रमा का, इसी कारण से हमें चंद्रमा का केवल एक ही तल दिखाई देता है। इसी कारण से हमें चंद्रमा का केवल एक ही तल दिखाई देता है। हमें चंद्रमा का केवल एक ही तल दिखाई देता है, एक ही तल दिखाई देता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही तल क्यों दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों बराबर होते हैं, इस कारण से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। यहां पर एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, या स्टार डाल के लिख दीजिए। लिखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। फिफ्टी 59% भाग ही दिखाई देता है। 59% भाग ही दिखाई देता है। क्लियर? चलिए, ये दो मैंने जो आपको बताए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और तो देखिए, अभी ताजा ताजा है तो चीजें पूछी भी जा सकती है। यहां कुछ जगह बची है क्या आपके पास? एक दो पॉइंट है, क्योंकि फिर वहां लिख देंगे ना, थोड़ा अजीब सा लगेगा, और कुछ बात नहीं है। बस एक तो ये लिख दो, अक्षीय झुकाव, चंद्रमा का जो अक्षीय झुकाव है 5 डिग्री है। ठीक है? और एक और लिख दो बस, वैसे आप, चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी का आकार अपॉन 4। बस ये 2 लाइनें वहां लिख दोगे ना, थोड़ा ठीक लगेगा, वहां फिर क्या वायुमंडल तक अपने पहुंच गए। चले, आइए वापस आ जाइए चांद पर। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे क्या? हाँ? बोर तो नहीं हो रहे?
हो भी रहे हो तो भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, थोड़ा लगे कम लगे, भाई आप कहते यार आई डोंट लाइक दिस, ऐसे बोलते हैं कई कई, वो कितना ही कर लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकेले ही बोलते रहोगे और वही आवाज के टकरा कर वापस आपके पास आ जाएगी, कोई सुनेगा ही नहीं। और करना ही पड़ेगा ये। आ जाइए, वापस आ जाइए चंद्रमा पर। देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये, अमेरिका के हैं। एक तो कब गए, सहयोगी कौन थे, यान कौन सा था, और स्थान कौन सा। डेट वगैरह याद रखनी है आपने। ये गए थे 20 जुलाई 1969 को, और इनके जो सहयोगी थे ये थे एडविन ऑस्टिन। यान था अपोलो 11। ध्यान रखना, इसको ऐसे बोला जाता है अपोलो मिशन, अपोलो मिशन इसको कहा जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी इसको वैसे कहा जाता है शांत सागर, शांत सागर। चले, चले आइए। अब ऑब्वियसली बात है, नासा का मिशन था। यहां पर आप थोड़ा करंट ऐड कर लीजिए। नासा का नया मिशन बताएगा कोई, चांद के संबंध में नासा का नया मिशन कौन सा है? क्वेश्चन भी आ चुका है, आ चुका है। सबसे पहली बात है, मजेदार बात ये है, आर्टेमिस मिशन। बहुत बढ़िया जी, शानदार। ये आर्टेमिस मिशन है, ध्यान रखना, आ चुका है ये। आर्टेमिस मिशन, ठीक। ये नासा का मिशन है, इसमें ये कहा गया है कि चांद पर पहली बार महिला को भेजा जाएगा। भेजा नहीं अभी, महिला को भेजा जाएगा 2025 तक, अभी इस पर काम चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें लिख दीजिए एक लाइन,
इसके तहत नासा इसके तहत नासा इसके तहत नासा वर्ष 2025 तक, वर्ष 2025 तक पहली बार पहली बार चांद की सतह पर किसी महिला को उतारेगा। चांद की सतह पर किसी महिला को उतारेगा। चले, ये तो हो गए जी अमेरिका के। अब हम बात करेंगे इसरो के मिशन। आ जाइए। इसरो के मिशन, इसरो के मिशन, आइए। सबसे पहले तो लिखिए चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट आपको सारा बताया हुआ है। अक्टूबर 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C11 के द्वारा। PSLV C11 के द्वारा। चले, आइए। देखो, इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ये थे M अन्नादुरई। M अन्नादुरई, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान सेकंड इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 के अंदर। उन्नीस के अंदर GSLV M के थर्ड के द्वारा। GSLV M के थर्ड के द्वारा। इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ये थे M अन्नादुरई। दोनों के ही M अन्नादुरई थे। चले, आइए। ये जो आपको M अन्नादुरई दिख रहे हैं, इनका जो निक नेम है इन्हें कहा जाता है मून मैन ऑफ इंडिया। मून मैन ऑफ इंडिया।
मून मैन ऑफ इंडिया। चले, एक बात और आपने ध्यान रखनी है, ये जो मून मैन ऑफ इंडिया है, एम अन्ना दुरई, रेलवे में आया था ये क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के संबंध में पूछा था कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, एम अन्ना दुरई। ये जो अपनों ने मंगलयान छोड़ा था अक्टूबर शायद 2000 नवंबर 2013 में, 5 नवंबर 2013 को, उसके भी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो एक लाइन यहां लिख दो कि इसरो के मंगलयान, डायरेक्ट में लिखना MOM, MOM का मतलब समझते हो, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन, समझ जाओगे, कई बार कराया हुआ है, कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। चलिए अब आ जाइए, लिख दीजिए चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, अब ये जो चंद्रयान 3 है, सबसे पहले तो इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। एक तो इसको लॉन्च कब किया गया, 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। जो स्थान था सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आप पूरा आंध्र प्रदेश लिखना, नहीं तो घर पर जाते जाते अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये भरोसा नहीं कर सकते ना आप पर, समस्या सबसे बड़ी ये है। और जो यान था, जो मतलब रॉकेट था, LVM-3M4, LVM-3M4 के द्वारा, LVM-3M4 के द्वारा, इसके द्वारा किया गया। ये देखो, जो थर्ड हो गया, M हो गया, ये तो क्या सीरीज होती है, पर्टिकुलरली नाम क्या है, LVM, ठीक है। ये जो LVM है, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम होता है लॉन्च व्हीकल मार्क, लॉन्च व्हीकल मार्क, लॉन्च व्हीकल मार्क। आइए, अब एक बात और बताने जा रहा हूं। इसका जो अन्य नाम है GSLV MK3, ये वही है, बस इसके वर्जन होते हैं। जैसे आप सीरीज निकालते हो ना, मोबाइल की सीरीज होती है N सीरीज, ठीक है। तो N सीरीज में क्या होते हैं, 2-3 मोबाइल आ जाते हैं, वैसे है। तो 4000 kg को ले जाने की क्षमता रखता है ये GSLV MK3। और ये जो GSLV, आपने नाम सुना होगा, बार बार न्यूज में नाम आ रहा था, बाहुबली, बाहुबली ऐसे आ रहा था, अखबार में भी आया होगा, मैंने पढ़ा नहीं वो, बाहुबली, और क्वेश्चन आता है इस पे, इसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका ही वर्जन ये LVM है, ठीक है, बेस यही है इसका, ठीक है ना। GSLV तो बहुत पार्ट्स में बना हुआ है, इसका बेस यही है। तो यदि आपके ऑप्शन में ये आ जाए
तो फिर ये भी सही होगा, ठीक है ना। वैसे LBM थर्ड, इसका जो निक नेम है लिख दीजिए बाहुबली। आइए, एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर भी बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं। जियो सिंक्रोनस है ये, ठीक है ना। जियो सिंक्रोनस, पूरे नाम पूछे जाते हैं, PSLV का पूरा नाम पूछा गया, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको जानकारी है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चले, दो तीन डेट है आपको ध्यान रखनी है, वो डेट आपसे पूछी जाएगी। आपने यदि न्यूज चैनल में देखा होगा तो इन 4 डेट को वो बड़ा हाईलाइट कर रहे थे। 1 अगस्त, 5 अगस्त, 23 अगस्त और 14 जुलाई। तो 4 डेट आपको याद होनी चाहिए, मूल डेट यही है। अब इसके साथ क्या हुआ, आगे लिखिए। 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 लिखिए। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा को, अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा को पार किया। मतलब पृथ्वी को छोड़, पृथ्वी के दायरे से बाहर आ गया था 1 अगस्त। 5 अगस्त को क्या हुआ, देखिए। चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया, चांद की कक्षा में प्रवेश किया। आप कह सकते हो मून ऑर्बिट। मून ऑर्बिट। नेक्स्ट लिखिए। 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 लिखिए। चंद्रमा के, ऐसे लिखो, चंद्रयान 3 ने, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारा। लैंडर को उतारा, ठीक है ना। अब ये लैंडर क्या है, इसको समझना पड़ेगा। एक तरीके का क्या यान है ये, समझे ना। और जो वहां चंद्रमा का जो अध्ययन करेगा वो रोवर करेगा। अब जैसे ये उतरा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना, अंतर पता होना चाहिए आपको। ये लैंडर उतार दिया, अब लैंडर से जो 4 पहियों वाला आपने देखा होगा, 4 पहियों वाला है, वो है रोवर। वो अध्ययन करेगा चांद की, पानी है कि नहीं है, लोहा है, हीलियम, वो अध्ययन करेगा, ठीक है ना। रोवर, वो रोवर होता है, ठीक है। तो इनको नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है विक्रम, ठीक है ना। और जो रोवर है उसको नाम दिया गया है प्रज्ञान। भूलकर भी मत भूल जाना, चंद्रयान
2 में भी यही नाम थे। और अब आप 2019 से लेकर 2023 के बीच में जो पेपर हुए हैं आप देख लो, ये विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही पूछे गए हैं। इससे मैं आपको कह रहा हूं इन चीजों को भूल मत जाना, मतलब रिवीजन की जरूरत ना पड़े। कई बार होता है ना कि यार यह तो यहाँ तो पूरी संभावनाएं हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार मैं भूल गया और फिर फेल हो। सिंपल सी बात है, जब हमें पता है यार पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं तो फिर हम क्यों छोड़ें उसको, क्यों किस लिए छोड़ें। ठीक है ना, कम से कम वो तो तैयार करें ताकि दूसरा कंपटीटर गलती करेगा तो हम आगे जाएंगे। तो ये जो लैंडर को उतारा, ये जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम। विक्रम देखिए, इससे रोवर अलग होकर, इससे रोवर अलग होकर चंद्रमा का अध्ययन करेगा, अध्ययन करेगा। और ये जो रोवर है इसको नाम दिया गया है प्रज्ञान। चले आइए, अब यहां आइए। इसको ऐसे करना है, इस दृष्टि से भारत दुनिया का पहला देश है। इस दृष्टि से भारत दुनिया का पहला देश है। चले आइए, अब आप ऐसे कीजिए, एक चीज भूल गए हम तो बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रयान 2 का पूछा गया था, इसका भी पूछा जा सकता है। पूछा क्या, मेरे हिसाब से तो पूछा ही जाएगा, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने पेपर बताते हैं हमें। चंद्रयान फर्स्ट का भी पूछा गया था, चंद्रयान सेकंड का ही पूछा गया था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। वीरा मुथुवेल, पी वीरा मुथुवेल, पी वीरा मुथुवेल। चलिए एक स्टार डाल के लिखिए, यहां पर आ जाइए। देखिए, रोवर ऐसे यान को कहा जाता है, रोवर ऐसे यान को कहा जाता है, ऐसे यान को कहा जाता है जो किसी अन्य ग्रह, जो किसी अन्य ग्रह पर घूमने फिरने की
घूमने फिरने की क्षमता रखता है। घूमने फिरने की क्षमता रखता है। फिर लिखो। लैंडर एक अंतरिक्ष यान है। लैंडर एक अंतरिक्ष यान है जिसे चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसे चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए डिजाइन किया जाता है। बेटा भूल के भी मत भूल जाना, आपको ये पता होना चाहिए कि रोवर और लैंडर में अंतर क्या होता है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि LVM M4 से इसको भेजा गया या 14 जुलाई को हरिकोटा से भेजा गया, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश, ये सब है, सबके तैयार है, ये सबके तैयार है। ध्यान रखना, कोई नहीं छोड़ेगा इसको जो कंपटीशन की तैयारी करता है। लेकिन आपको ये अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि रोवर और लैंडर का मतलब क्या होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, रोवर तो क्या है, एक गाड़ी है, ठीक है ना, कार है, दोस्तों माफी चाहूंगा। लैंडर तो क्या है, एक गाड़ी है, कार है, उस पर आपको बिठाकर ले गए, आप रोवर हो। अब आप उस गाड़ी से नीचे उतरोगे और वहां देखोगे कि मामला क्या है, समझे ना। मैं कल एक व्हाट्सएप पे देख रहा था, वहां लिखा हुआ था देसी शराब की दुकान, यहां ठंडी बियर मिलती है। चांद पे ठोक दिया था किसी ने। ये भारतीय ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। कि नासा ने, इसरो ने सबसे पहले यही खोजा, यहां ठंडी बियर मिलती है। अब आप सोचिए भारतीय मानसिकता कहां तक गई है। सबसे पहले जवाब ही वही, कोई हीलियम ढूंढने गया है, कोई वहां पर पानी ढूंढने गया है, कोई वहां पर विश्व को पूरा चमत्कार दिखा दिया हमने, और एक कह रहा है यहां ठंडी बियर मिलती है, और लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, शेयर भी कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात थी भाई, सिंपल सी बात, बड़ी बात तो है ही, शुरू से लगे हुए हैं हम, ऐसा नहीं है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी हमारे यहाँ पर, और तब से हम लगे हुए हैं। 1975 में हमने सबसे पहले कीर्तिमान स्थापित किया था आर्यभट्ट को छोड़कर। उसके बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़े, हमने बहुत सारे किए। एक नाम मैंने आपको बताया भी था, कई चीजें थी हमारे सामने, उनको हम आगे लेकर आए। 75, आगे फिर 80, आर्यभट्ट, आपने कई नाम सुने होंगे, भास्कर आए थे ना, अपने करते हैं उसको, ये सब किए। PSLV, SLV, ASLV, हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। GSLV आ गया, GSLV में कई फ्रेम ले आए हम, बाहुबली, अभी चंद्रयान 3 को भेजा गया जिसके माध्यम से, वो सब हम लेकर आए। 2008 में हमने सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट भेजा, आप देखिए कितनी उपलब्धि। 2013 में हमने मंगलयान भेजा, और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो आप देखिए चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 आ गया। आगामी मैंने आपको बताया था आदित्य आएगा, आदित्य L1 आएगा। शुक्रयान मैंने आपको बताया था 2024, दिसंबर 2024 में उसको भेजा जाएगा। एक गगनयान, वो भी कतार में है, लेकिन अभी उसका वैसे कोई फाइनल नहीं हुआ है। ये है, तो आपको इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। अब आप ऐसे कीजिए, हाँ एक नोट डाल के लिख दीजिए, रूस ने
रूस ने अगस्त 2023 में अगस्त 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 उतारने का प्रयास किया था। लेकिन यह 20 अगस्त 2023 को लेकिन यह 20 अगस्त 2023 को क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक, आइए एक बात हो रहा है यार, अब आप कहोगे यार ये पहले क्यों नहीं बताता हमें। मेरे यार दिमाग से निकल गया था वो, और मैंने कहा भी था वो बताऊंगा, लेकिन आपने मुझे याद नहीं दिलाया। ये ओवरऑल आपकी गलती है, ऐसी गलतियां मत किया करो। मैंने आपको कहा था, ऐसी बात नहीं है। यहां कहीं भी लिख लीजिए, ठीक है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है ध्यान लिखना, ध्यान से, आराम से, ठीक है ना। 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, ठीक है ना, मिनट नहीं है, समझे ना। 1.3 सेकेंड, मोटे तौर पर 1 सेकेंड कह दो, ठीक है ना। 1.3 सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन में भी यही था, 1.3 सेकेंड। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकेंड, ऐसे मान लो, लगभग 500 सेकेंड, ऐसे। ये ध्यान रखना है आपने। चलिए जी, ये हो गया आपका। अब कुछ शब्द है मेरे पास, उनको अपने यहीं पर कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ऐसे लिखो, महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली, स्टार डाल के लिखो। सुपरमून। सुपरमून क्या होता है? सुपरमून, देखो, एक होता है मेन, एक होता है सुपरमैन, ठीक है ना। एक मैन होता है, एक सुपरमैन होता है। तो अब आप देख लीजिए, सुपरमैन थोड़ा बड़ा होता है, तो वैसे ही एक चांद होता है, एक सुपर चांद होता है, मतलब चांद से बड़ा। बस हो गई कहानी खत्म। लिख दीजिए, देखिए, जब चंद्रमा अपने सामान्य आकार से, जब चंद्रमा अपने सामान्य आकार से 15% बड़ा, मतलब आकार में बड़ा, 15% बड़ा और
30% 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, तो इसे सुपर मून कहते हैं। तो इसे सुपर मून कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए ब्लड मून। ब्लड मून, ब्लड मतलब लाल, लिख दीजिए। इस दिन चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। इस दिन चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट लिखिए ब्लू मून। ब्लू मून लिखिए। इस दिन चंद्रमा के वातावरण में, चंद्रमा के वातावरण में धूल व धुएं के कणों के कारण, धूल व धुएं के कणों के कारण चंद्रमा नीला दिखाई देता है। चंद्रमा नीला दिखाई देता है। चंद्रमा नीला दिखाई देता है। चलिए एक शब्द और है मेरे पास, और वो भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन उसका चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन बनता है। उसका संबंध क्या है? इकोनॉमिक्स से है। मून लाइटिंग। मून लाइटिंग, मून लाइटिंग। देखिए ये शब्द इकोनॉमिक्स में चर्चा में रहा। ये क्या होता है? मून लाइटिंग क्या होती है? मून लाइटिंग ये होती है, जैसे आप किसी कंपनी में कोई कर्मचारी हो, जॉब करते हो। जब आप अपनी कंपनी में जॉब करते हो तो ऑब्वियसली बात है कंपनी आपसे पूरा डेडिकेशन मांगती है, तभी तो आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन अब आप क्या करते हो, और भी काम करने लग जाते हो। ठीक है ना, दूसरी कंपनी का जैसे आप काम करने लग गए, तो इसे कहते हैं मून लाइटिंग। मतलब जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी के काम के साथ साथ अन्य काम को भी करने लग जाता है, तो इसे हम मून लाइटिंग कहते हैं। ये कब चर्चा में आया था? ये चर्चा में आया था कोरोना काल के बाद में। कोरोना काल में ये चर्चा में आया था, क्योंकि उस टाइम क्या ऑनलाइन चल रहा था। अब जब ऑनलाइन चल रहा था, सारे घर में बैठकर काम कर रहे थे, तो दो दो कंपनियों के काम ले लिए। जब पता लगा तो इससे क्या हुआ, कंपनी की परफॉर्मेंस गिरने लग गई। परफॉर्मेंस गिरने लग गई तो फिर कंपनियों ने ये कहा कि जो भी ये मून लाइटिंग करते हैं, ठीक है ना, या तो ये रिजाइन दे या उस कंपनी को छोड़े। ये तब बहुत चर्चा में आया था। इकोनॉमिक्स की शब्दावली है, एक लाइन लिख दीजिए। जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के साथ, जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के साथ, नियमित नौकरी के साथ बिना कंपनी को जानकारी दिए, नियमित नौकरी के साथ
बिना कंपनी को जानकारी दिए चोरी छिपे दूसरी जगह भी काम करता है, चोरी छिपे दूसरी जगह भी काम करता है, तो इसे मून लाइटिंग कहते हैं। तो इसे मून लाइटिंग कहते हैं। तो इसे मून लाइटिंग कहते हैं। चले। अच्छा, एक शब्द और है जो भी चर्चा में रहा था, हालांकि मैंने वो बता दिया आपको। लिखा हुआ है आपका नेहरू तारामंडल। मतलब यहां से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखा गया। ठीक है, लिख दीजिए, यहां से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखा गया। इसके लिए बकायदा रजिस्ट्रेशन हुए थे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखा गया। इसका निर्माण इंदिरा गांधी ने करवाया था। और जो ये है, ये दिल्ली के अंदर है। यहां से बच्चों को एस्ट्रोनॉमी के संबंध में जानकारी मिलती है। यहां से बच्चों को एस्ट्रोनॉमी के संबंध में जानकारी मिलती है। एस्ट्रोनॉमी आप समझ गए, तारे है, ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, इन सब की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, स्थान है ये, तारामंडल मत बना देना इसको। होगी बात। तो अब तक जो जानकारी थी, जो पुरानी जानकारी थी, वो सारी आपको करवा दी, एक जगह व्यवस्था बिठा दी है आपकी। कल को कोई नई बात आती है, चंद्रयान 3 कोई नई बात लेकर आता है, वो फिर आपके जैसे जैसे अखबारों में आएगी अपडेट करवा दिया जाएगा। समझ में आई जी सारी बात? क्लियर होगी सारी चीजें? आइए आगे की बात कल करेंगे।